नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया बड़ा आदेश। अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक वापस लौटेंगे सभी अमेरिकी सैनिक। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश में कोरोना विस्फोट, सभी राज्यों के गवर्नर संग बैठक करेंगे पीएम मोदी और ले सकते हैं बड़ा फैसला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल का, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा ममता बनर्जी को पता चल चुका है कि टीएमसी चुनाव हार रही है। दोस्तों, हर खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश, अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक वापस लौटेंगे सभी अमेरिकी सैनिक। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है, जो 9/11 हमले की 20वीं बरसी है। अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बाइडेन कई हफ्तों से इसके संकेत दे रहे थे कि वह उस समय सीमा को बढ़ा सकते हैं जो ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के साथ बातचीत करके तय की थी। यह स्पष्ट हो गया था कि 2500 सैनिकों की वापसी 1 मई तक करना कठिन होगा। घोषणा होने से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बाइडेन के निर्णय की जानकारी दी थी। पहली बार यह खबर द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से आई थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त समाचार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और कतर इस महीने अफगानिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच एक उच्च स्तरीय तथा समावेशी सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का लक्ष्य न्यायपूर्ण और राजनीतिक समझौते की खातिर वर्तमान अफगान वार्ता में तेजी लाना है। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा कि तुर्की में 24 अप्रैल से 4 मई तक अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर इस्तांबुल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधि भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, सम्मेलन के सह आयोजक संप्रभु, स्वतंत्र और एक अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद्ध है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना विस्फोट, सभी राज्यों के गवर्नर संग आज बैठक करेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चिंताजनक रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सभी राज्यों के राज्यपालों की बैठक करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी राज्यों के गवर्नर के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब महाराष्ट्र के बाद कई अन्य राज्यों में भी कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। तकरीबन सभी बड़े राज्यों में इस बार कोरोना मामले पहले आउटब्रेक के पीक लेवल को पार कर चुके हैं। इससे पहले 8 अप्रैल को पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की थी। तब पीएम ने सभी राज्यों के गवर्नर को भी कोरोना के खिलाफ मुहिम में शामिल करने की बात कही थी। पीएम ने कहा था कि मुख्यमंत्रियों पर कोरोना के बढ़ते मामलों का दबाव है, इसलिए राज्यपालों को भी कोरोना के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों में शामिल होना चाहिए। इस बीच मंगलवार को देश के कई राज्यों में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड उछाल सामने आया है। देश में 5 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां मंगलवार को एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 18,000 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,382 मामले सामने आए। वहीं सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में आज रात से 15 दिनों के ब्रेक द चेन मुहिम को ऐलान किया गया है, जिसके तहत राज्य में 15 दिनों का सख्त कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा कि केवल जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। 14 अप्रैल से 15 दिन के लिए रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, राज्य पर काफी दबाव आ गया है। आज चारों तरफ से हम पर दबाव है, ऑक्सीजन की कमी है। कब तक हम केवल चर्चा करते रहेंगे? ये जो समय है, अगर एक बार हमारे हाथ से निकल गया तो बहुत दिक्कत हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल, राजनाथ सिंह ने कहा ममता बनर्जी को पता चल चुका है कि टीएमसी चुनाव हार रही है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पता चल चुका है कि टीएमसी चुनाव हार रही है और इसलिए वह लोगों को हिंसा के लिए उकसा रही है। राजनाथ ने मंगलवार को उत्तर 24 परगना के मध्यनगर और स्वरूप नगर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा, ममता के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद स्वीकार कर चुके हैं कि बंगाल में भाजपा को बहुमत मिलने जा रहा है और पीएम मोदी राज्य में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अब ममता बनर्जी को भी यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह चुनाव हारने जा रहे हैं। उनकी हताशा और राजनीतिक विरोधियों के प्रति उनकी भाषा से इसका पता चलता है, इसलिए राज्य के लोगों को हिंसा के लिए भड़का रही हैं। राजनाथ ने लोगों से रक्षा व विकास का वादा करते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं से भाजपा में शामिल होने की अपील भी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जान बचाना जरूरी है, चुनाव कराना नहीं। भाजपा सांसद ने इलेक्शन कमीशन से की पंचायत चुनाव स्थगित करने की अपील। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण उत्तर प्रदेश में बेकाबू हो चला है, तो वहीं राजधानी लखनऊ में संक्रमण के कारण त्राही त्राही मची हुई है। ऐसे में 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग 18 जिलों में होनी है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण हालात बदतर हो चले हैं कि अब योगी सरकार के मंत्री और सांसद भी इसे लेकर आवाज उठाने लगे हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के बाद लखनऊ के मोहनलालगंज
से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आवाज उठाई है। लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव को 1 महीना आगे टालने की अपील की है। कौशल किशोर ने यूपी में पंचायत चुनाव टालने के लिए 3 ट्वीट किए हैं। कौशल किशोर ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा, निर्वाचन आयोग से मेरी अपील है, लखनऊ में कोविड कंट्रोल से बाहर है। लखनऊ में कई हजार परिवार कोरोना की चपेट में बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। चुनाव जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाना जरूरी है। इसलिए निर्वाचन आयोग को तत्काल संज्ञान में लेकर पंचायत के चुनाव को लखनऊ में निर्धारित मतदान की तिथि से 1 महीना आगे बढ़ा देना चाहिए। जान बचाना जरूरी है, चुनाव कराना जरूरी नहीं है। वहीं बुधवार को ट्वीट करते हुए कौशल किशोर ने लिखा, भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से मेरी अपील है कि लखनऊ में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। लखनऊ में पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं। लोगों को प्रचार प्रसार के लिए जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। इसी से कोरोना को फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा नए मामलों ने चिंता पैदा कर दिया है। अकेले राजधानी की बात करें तो यहाँ 5,382 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा प्रयागराज में 1856, वाराणसी में 14, कानपुर में 1271 नए केस मिले हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने मंगलवार को जानकारी दी कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 18,021 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान डिस्चार्ज लोगों की संख्या 3,474 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 95,980 है। वहीं संक्रमण से मौतों की संख्या अब बढ़कर 9,309 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत रूस के बीच ना आए अमेरिका, चीन से मुकाबला करना होगा मुश्किल। जी हां दोस्तों, शीर्ष रिपब्लिकन सीनेटर टॉड यंग ने रूसी 400 सिस्टम खरीदने के लिए अमेरिका की भारत पर एक्शन लेने की कवायद का विरोध किया है। सीनेटर टॉड यंग ने काउंटरिंग अमेरिका एजेंसी थ्रू सेक्शंस के तहत कदम न उठाने की बाइडेन प्रशासन से अपील की है। उन्होंने बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया है कि काटसा से भारत को छूट दी जाए। सीनेटर टॉड यंग का मानना है कि अगर अमेरिका रूसी 400 मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर कोई कदम उठाता है तो इससे भारत अमेरिका के रिश्ते पर असर पड़ेगा। साथ ही साथ इससे क्वाड के जरिए चीन के बढ़ते कदम को रोकने का अमेरिकी प्रयास भी अछूता नहीं रहेगा। सीनेटर टॉड यंग ने विदेश नीति से संबंधित एक पत्रिका में लिखा है कि अगर जो बाइडेन प्रशासन भारत पर पाबंदी लगाता है तो यह नाजुक समय में दोनों देशों के संबंधों को कमजोर करेगा और चीन का मुकाबला करने की क्वाड की क्षमता प्रभावित होगी। बताते चले कि क्वाड में जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और इनका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में अहम समुद्री मार्गों को किसी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति विकसित करना है, जहां हाल ही के वर्षों में चीन का दबदबा बढ़ा है। बहरहाल टॉड यंग ने बताया कि हाल ही के हफ्तों में सीनेट की विदेश संबंधों की समिति के अध्यक्ष बॉब मेनेंडिस ने काटसा की धारा 231 के तहत भारत को प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत रूसी मिसाइल खरीदता है तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। असल में काउंटरिंग अमेरिका एजेंसी थ्रू सेक्शंस की धारा 231 उन संस्थाओं पर पाबंदी लगाती है जो रूसी या खुफिया क्षेत्रों की ओर से संचालित होती है। काटसा अमेरिका एक सख्त नियम है जो रूस से प्रमुख रक्षा हार्डवेयर खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी प्रशासन को अधिकृत करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूरोप में होने वाला है युद्ध, रूस ने यूक्रेन की सरहद पर तैनात किए 80,000 सैनिक। जी हां दोस्तों, रूस और पश्चिमी देशों में फिर से तनाव की स्थिति है। एक बार फिर से यूक्रेन की वजह से दोनों पक्ष आमने सामने आ सकते हैं। दरअसल पूरी यूरोप के जोनबास इलाके में रूस ने अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के क्रीमिया समेत अन्य विद्रोही इलाकों में रूस ने अपने समर्थकों के समर्थन में ये सेना भेजी है जो जरूरत पड़ने पर यूक्रेन के अंदर घुसकर हमला कर सकती है। रूस ने अपने हजारों टैंक और 80,000 सैनिकों को क्रीमिया, डोनेस्क और लुहेंस्क से लगते इलाकों में भेजा गया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक इन क्षेत्रों में रूस ने अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों की ऐसी फौज भेजी है जो एक इशारा मिलने पर यूक्रेन को तबाह कर सकती है। हालांकि रूस से बचाव के लिए यूक्रेन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। रूस की ओर से बढ़ते दबाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सीमाई क्षेत्रों का दौरा किया और सैनिकों के साथ समय बिताया। उन्होंने सीमा पर सैनिकों के लिए बनाए गए बंकर और लड़ाई जोन में खोदी गई खाइयों को भी देखा। बता दें कि यूक्रेन ने भी अपने इस इलाके में सैनिकों की खूब तैनाती की है और उसे नाटो से भी सहायता की उम्मीद है। यूक्रेन नाटो गठबंधन का हिस्सा है। नाटो गठबंधन में अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड समेत दुनिया के 35 देश आते हैं। नाटो ने भी यूक्रेन को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इसके लिए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नाटो हेडक्वार्टर्स में नाटो के सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात की। दोनों ने ब्रसेल्स में एक साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और नाटो गठबंधन ने कहा है कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। नाटो गठबंधन ने रूस पर दबाव डालने की कोशिशें भी की हैं। पिछले कुछ समय से अमेरिका और रूस में राजनयिक संवाद भी रुक चुका है। रूस अपने राजदूत को अमेरिका से वापस बुला चुका है तो कई अन्य यूरोपीय देशों के राजदूतों को अपने देश से बाहर भी निकाल चुका है। बता दें कि साल 2014 में रूस समर्थक गुट ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसे अब बाकायदा रूस में मिलाए जाने की तैयारी चल रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की सरकार में कोई माई का लाल बम नहीं बना पाएगा, बंगाल की धरती से राजनाथ की हुंकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल में 3 रैलियों को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने करीमनगर, स्वरूपनगर और मध्यम ग्राम में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा और चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि अब तो ममता दीदी ने भी मान लिया है कि भाजपा आ रही है और टीएमसी जा रही है। बंगाल में जारी चुनावी हिंसा को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, पर यहां कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य में इस तरह की हिंसा पर रोक लगाई जाएगी। हर पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता एवं सामान्य जनता यहां पर पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद किसी माईलाल बंगाल बना पाएगा। राजनाथ सिंह ने स्वरूपनगर में रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता पर निशाना साधा और कहा कि दीदी हमारे पीएम के बारे में बकवास बातें करती हैं। उन्होंने पूछा कि हर चीज के लिए ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को जिम्मेदार क्यों ठहराती हैं। मैं सीएम भी रहा हूं, मुझे पता है कि एक सीएम को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ईसी ने एमसीसी उल्लंघन का हवाला देते हुए 24 घंटे के लिए रोक लगा दी। वह अब चुनाव आयोग के खिलाफ है। दीदी क्या आप किसी को भी बख्श सकते हैं? रक्षा मंत्री ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि समाज को बांटकर विकास नहीं किया जा सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति में विश्वास रखते हैं। राजनाथ सिंह ने तृणमूल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत जाएगी उसी दिन से राज्य में कटमनी और तोलाबाजी का सिलसिला समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं ने एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का अपमान किया है। उन्हें जिन लोगों ने अपने शासनकाल में गरीब बनाए रखा वे उनका अब अपमान। ममता दी आपकी पार्टी ने इस बंगाल धरती को छला है। यह चैतन्य महाप्रभु और महर्षि अरविंद की धरती है। हम बंगाल का विकास लेना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह का वादा, बंगाल में भाजपा जीती तो हल हो जाएगी गोरखा समस्या। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर लंबे समय से चली आ रही गोरखा समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढने का मंगलवार को आश्वासन दिया। अमित शाह ने यहां जनसभा के दौरान कहा कि देश का संविधान विस्तृत है और इसमें सभी समस्याओं के हल का प्रावधान है। अमित शाह ने कहा, मैं वादा करता हूं कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार एक केंद्र में और दूसरी बंगाल में गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान निकाल लेगी। आपको अब प्रदर्शनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किस समस्या की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू करने की कोई योजना नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो गोरखा समुदाय को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाह ने सत्ताधारी आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में विकास कार्य पर पूर्ण विराम लगा दिया है। शाह ने कहा कि यह वह स्थान है जहां सत्तारूढ़ टीएमसी के नेता फुर्सत में आते हैं। शीर्ष भाजपा नेता ने दावा किया कि टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने कुछ गोरखाओं के खिलाफ आपराधिक मामला चलवाकर भाजपा और गोरखा समुदाय के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को खराब करने की कोशिश की। अमित शाह ने किसी का नाम लिए बिना कहा, दीदी ने कई हत्या करवाई और कई के खिलाफ मामले चलवाए। भाजपा सत्ता में आने के बाद ऐसे लोगों के अपराध क्षमा करेगी। बनर्जी हाल ही के दिनों में कई बार दार्जिलिंग आई थी, लेकिन उन्होंने क्षेत्र की 3 विधानसभा सीटों के लिए कोई प्रचार नहीं किया। भाजपा के पूर्व सहयोगी जेजेएम नेता बिमल गुरंग 2017 में हिंसक आंदोलन का कथित तौर पर नेतृत्व करने के बाद उनके खिलाफ लगाए गए कई आपराधिक आरोपों के बाद बहुत दिन तक छिपे रहे थे। पिछले साल अक्टूबर में सामने आने के बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। राज्य प्रशासन ने इनमें से कुछ मामलों को वापस लेने के लिए अब अदालत का रुख किया है। बता दें कि बंगाल में इस बार 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 4 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। क्षेत्र में 17 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 2 मई को होगी और उसी दिन परिणाम आएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर तेज होगी टीकों की मार, सभी विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना टीकाकरण के अभियान को तेज करने के लिए सरकार विदेश में बनी कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने की तैयारी में है। सरकार की तैयारी यह है कि कोरोना से जंग में ज्यादा टीकों का विकल्प हो ताकि इसके वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया जा सके। इससे पहले ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से रूसी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। इस वैक्सीन की डोज इसी महीने या फिर अगले महीने के अंत तक उपलब्ध
हो सकती है। इसके अलावा इसी साल 5 अन्य वैक्सीन को भी मंजूरी दी जा सकती है। इस लिस्ट में जॉनसन एंड जॉनसन, जेड्स कैडिला, नोवावैक्स और भारत बायोटेक की नासल वैक्सीन को भी परमिशन मिल सकती है। कोरोना संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन को तेज करना जरूरी है और बीते कुछ दिनों में जिस तरह से टीकों की कमी पर सवाल उठे हैं, यह चिंताजनक है। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों ने बीते सप्ताह कोरोना वैक्सीन की कमी होने की शिकायत की थी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र पर बरसते हुए कहा था कि वह संक्रमण को रोक नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इस तरह का पैनिक कर रहे हैं ताकि जिम्मेदारी से बचा जा सके। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि वैक्सीनेशन को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू नहीं होना चाहिए। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि केस ज्यादा हैं तो फिर चिंतित ना हो। यदि कोई कहता है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो किसी भी तरह के दबाव में ना आए। बता दें कि कांग्रेस की ओर से कई बार यह मांग की गई है कि विदेशी वैक्सीन को भी अप्रूवल दिया जाए जिनका वहां इस्तेमाल हो रहा है। पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह अपील की थी। इस बीच देश में 11 से 14 अप्रैल तक टीका राजेश भूषण ने कहा था कि आज सुबह 8 बजे तक देश में 10.85 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 40 लाख लोगों को कोरोना के टीके दिए जा चुके हैं। बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। भले ही सोमवार को मुकाबले यह आंकड़े कम हैं, लेकिन अब भी लगातार चिंता बनी हुई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण चीन सागर में घिरा चीन अब अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा फिलीपींस। जी हां दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चीन के चल रही टेंशन के बीच फिलीपींस और अमेरिका ने साझा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका के 700 सैनिक और फिलीपींस के 1300 सैनिक हिस्सा लेंगे। फिलीपींस और अमेरिका हर साल बालिकतान नाम से साझा सैन्य अभ्यास करते हैं, लेकिन पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। फिलीपींस सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सिरिलिटो सोबजाना ने बताया कि दक्षिण चीन सागर में अगले 2 हफ्तों तक अमेरिकी सेना के साथ बालिकतान नाम का युद्ध अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं आतंकरोधी अभियान और राहत और बचाव कार्य के गुर सीखेंगी। बता दें कि फिलीपींस में अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है। 2 दिन पहले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेलिन लॉरेंजाना के साथ फोन पर बातचीत की थी। इसी के बाद दोनों देशों ने साझा युद्ध अभ्यास का ऐलान किया। पेंटागन के अनुसार दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव और चीन के कृत्रिम द्वीपों से पैदा होने खतरे को लेकर दोनों नेताओं ने गहन चर्चा की थी। इसके अलावा दोनों देशों ने इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। बता दें कि कुछ दिन पहले अमेरिकी नौसेना के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी में युद्ध अभ्यास किया था। उस दौरान अमेरिका के जंगी जहाज से ली गई चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल चीन और फिलीपींस के बीच व्हाइट सन द्वीप को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा है। चीन संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर भी दावा करता है, जिसमें व्हाइट सन द्वीप भी आता है। वहीं फिलीपींस इस द्वीप को अपने देश का अभिन्न हिस्सा बताता है। कुछ दिन पहले ही व्हाइट सन द्वीप के नजदीक चीन के करीब 250 जहाज देखे गए, जो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मिलिशिया से संबंधित है। विवादित समुद्री सीमा पर नजर रखने वाली एक सरकारी संस्था ने कहा कि 4 पोतों सहित चीनी ध्वज युक्त जहाजों का चीन के कब्जे वाले मानव निर्मित द्वीपों पर आवड़ा लगना नौवहन एवं समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए घातक है और इससे प्रवाल भित्तियों को खतरा पहुंच सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रूस से जंग की धमकी, सेना की वर्दी पहनकर सीमा पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन समर्थक रूसी टीवी चैनल से जंग की धमकी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सेना की वर्दी पहनकर अग्रिम मोर्चे पर पहुंच गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। इससे पहले रूसी टीवी चैनल ने धमकी दी थी कि यूक्रेन युद्ध से बस एक कदम दूर है। रूसी टीवी चैनल ने यह धमकी ऐसे समय पर दी है जब पुतिन ने 80,000 सैनिकों और तबाही मचाने वाले हथियारों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया है। रूस ने तनाव बढ़ाते हुए 80,000 सैनिकों के साथ बड़े पैमाने पर टैंक, तोपें, हथियारबंद वाहन तैनात किए हैं, जिससे यह डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रवक्ता यूलिया मेंडल ने कहा कि देश के 40,000 सैनिकों को क्रीमिया में तैनात किया गया है और 40,000 अन्य सैनिकों को डोनबास में तैनात किया गया है। मेंडल ने कहा कि डोनबास में पिछले कई साल से रूस समर्थक अलगाववादी यूक्रेन के सरकारी सैनिकों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इस तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस से लगी सीमा पर स्थित मारियुपोल इलाके में पहुंचे। सेना की वर्दी और हेलमेट पहनकर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह संकेत दिया कि वह इस धमकी की आगे झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा, सैनिकों को यह पता चलना चाहिए कि उन्हें पूरा राजनीतिक समर्थन हासिल है। वर्ष 2014 में रूस के क्रीमिया को अलग करने के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से गोलीबारी फिर से शुरू हो गई है। यूक्रेन की सेना ने बताया कि रूस समर्थक अलगाववादियों के साथ संघर्ष में उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस की ओर से कब्जा करने
बढ़ने की पूरी आशंका है और हमारा देश इससे निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वे तैयार हैं, लेकिन हम भी तैयार हैं क्योंकि हम अपनी जमीन पर हैं और अपने क्षेत्र में हैं। इससे पहले पुतिन के बेहद करीबी कहे जाने वाले रूसी टीवी चैनल के एंकर दमित्री किसिलिएव ने यूक्रेन को नाजी राज्य करार दिया था। दमित्री ने कहा था कि रूस ताकत के बल पर यूक्रेन को नाजी विहीन करने के लिए मजबूर हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति कल सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कोरोना वायरस से उपजी मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न राज्यों के राज्यपालों से संवाद करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।